हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ ली थी। ठीक है, वो हमने सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत आरएनए का बारे में जाना था और थोड़ा बहुत हमने डीएनए के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए की स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, डीएनए जो होता है वो पहले नहीं पता चला कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है ये क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, डीएनए पहले नहीं पता चला कि क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। तो कल तक हमने क्या क्या पढ़ा था? 5 प्राइम 3 प्राइम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज आगे करते हैं। डीएनए जो होता है वो क्या होता है? एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ये चीज किसने बताई थी? फ्रेडरिच मिशर ने बताई थी 1869 में। ठीक है, 1869 में। और उन्होंने तब इसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन दिया था। ठीक है, हमें नहीं पता था कि ये क्या चीज है, हमें बस पता था कि भाई ऐसी ऐसी कोई स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है और इसका क्या नाम है? न्यूक्लिन है। ठीक है, ये किस वजह से था? क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशंस थी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो जो इतनी बड़ी लॉन्ग पॉलीमर की स्ट्रक्चर्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसके बारे में पता लगाना लंबे टाइम तक क्या था? मुश्किल था थोड़ा। ठीक है, फिर 1953 में आए वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उन्होंने दो तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी। एक उन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन से बताया था। ठीक है, और जो एक्सरे डाइफ्रैक्शन था वो किसने प्रपोज किया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, और एक उन्होंने क्या बताया? डबल हेलिक्स मॉडल भी उन्होंने तैयार कर दिया। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल भी तैयार कर दिया। क्या क्या पढ़ा अभी हमने? कुछ साइंटिस्ट के नाम। इससे पहले देखो कोई साइंटिस्ट के नाम नहीं आए थे, अभी साइंटिस्ट के नाम आए हैं। क्या पढ़ा? सबसे पहले तो 1869 में फ्रेडरिच मिशर ने बताया था कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और उन्होंने इसका क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। कब? 1869 में। 1869 में मिशर ने क्या नाम दिया था कि ये चीज क्या है? न्यूक्लिन है। ठीक है, उसके बाद 1953 के अंदर कौन आए? वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक्सरे डाइफ्रैक्शन से डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। ठीक है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन से डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, फ्रैंकलिन और के साथ मिलके। ठीक है, ओके। तो इन्होंने जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इन लोगों ने बताया कि जो डीएनए होता है वो एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है भैया। अब ये एंटी पैरेलल क्या होता है? एंटी पैरेलल क्या होता है? इन्होंने क्या कहा था कि जो डीएनए है ना, वो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस तरीके से एक हेलिक्स है और एक हेलिक्स और है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब कल हमने 5 प्राइम और 3 प्राइम के बारे में पढ़ लिया था। 5 प्राइम जो होता है उसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होता है? फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। और 3 प्राइम के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होता है? OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, 5 प्राइम क्यों बोला था? क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्बन जो हमारा शुगर थी उसके 5th कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। और 3rd प्राइम क्यों बोला? क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा शुगर के 3rd कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है।
ठीक है, इसकी वजह से इन प्राइम्स नंबर को इन पोजीशंस की वजह से नाम दे दिया कि एक है 5 एंड और एक क्या है हमारा 3 एंड। ठीक है, इनको हम कहते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, ओके। तो अब मानो यहाँ पे है एक 5 प्राइम एंड है, तो इसके सामने वाला जो स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम होगा। इसका मतलब क्या है कि एंटी पैरेलल है। अगर 5 प्राइम इधर है तो इधर कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 प्राइम है तो इसी स्ट्रैंड का नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा इसके सामने वाला, इसका दूसरा एंड क्या होगा, 3 प्राइम होगा। और यहाँ पे अगर ये 3 प्राइम एंड था तो इसका दूसरा एंड क्या होगा, 5 प्राइम एंड। ठीक है, क्या क्या बताया वाटसन और क्रिक ने अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर कि जो डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 हेलिक्स का बना होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो बताया ही बताया, इन्होंने शारगेफ रूल भी बताया। व्हाट इज शारगेफ रूल, शारगेफ रूल क्या होता है, शारगेफ रूल क्या होता है, शारगेफ रूल में इन्होंने बताया कि जो एडिनिन प्लस ग्वानिन अपॉन में साइटोसिन प्लस थाइमिन। देखो हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो क्या हम थाइमिन की जगह पे यूरासिल यूज कर सकते हैं, यूरासिल यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यूरासिल यूज नहीं कर सकते क्योंकि यूरासिल कहाँ आता है, आरएनए के अंदर आता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या बताया, एडिनिन प्लस ग्वानिन, एडिनिन प्लस ग्वानिन बाय अपॉन में सी प्लस टी, साइटोसिन प्लस थाइमिन। एडिनिन और ग्वानिन किस में आते हैं, प्यूरिन में आते हैं। और साइटोसिन और थाइमिन किस में आते हैं, पायरिमिडीन में आते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो रेशियो होती है ना हमेशा इक्वल होती है 1 के। ठीक है, हर किसी के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रेशियो कैसी होती है, 1। मतलब जितने प्यूरिन है ना उतने ही पायरिमिडीन भी होंगे। ठीक है, जितने प्यूरिन है उतने ही पायरिमिडीन भी होंगे। फिर इन्होंने एक और बात बताई कि जो रेशियो होती है एडिनिन प्लस थाइमिन अपॉन में साइटोसिन प्लस ग्वानिन, ये जो रेशियो होती है ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल किस में होती है, इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेरिएबल होती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों, अगर प्यूरिन जितने हैं उतने ही क्या मिलेंगे, पायरिमिडीन, इसलिए ये क्या रहेगी, रेशियो 1 रहेगी। यहाँ पे एडिनिन प्लस थाइमिन साइटोसिन प्लस ग्वानिन हमेशा ये इक्वल 1 हो ऐसा नहीं है, ये हर किसी के अंदर वेरिएबल होता है। ठीक है, सपोज करो किसी के अंदर ज्यादा एडिनिन प्रेजेंट है तो उसके सामने तो थाइमिन प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन इनकी रेशियो इक्वल टू 1 हो ये पॉसिबल नहीं है, ये वेरिएबल हो सकती है हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ओके। और क्या क्या बताया इन्होंने कि ये जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर इन्होंने दी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा कि ये जो विड्थ होती है ना ये लगभग लगभग 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, कितनी होती है विड्थ, 20 एंगस्ट्रॉन। कितनी विड्थ होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है इन डीएनए की। जो ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन स्ट्रैंड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि एक जो टर्न होता है, 1 टर्न हेलिक्स का, 1 टर्न जो होता है वो लगभग कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर का। कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, मतलब राइट साइड की तरफ ये फोल्डेड होता है, राइट साइड की तरफ ये एक दूसरे से लिपटा होता है, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर में ये लिपटा होता है। ठीक है, ओके। और इन्होंने क्या कहा कि जो
1 टन होता है। ओके, 1 टन कितनी होती है? 1 टन होती है जब डीएनए यहां से स्टार्ट होके लगभग 360 डिग्री पे पहुंच के यहां से लेके हम यहां तक का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? 1 टन कहते हैं। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ उसके जस्ट नीचे जो मोड़ आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? 1 टन। ठीक है, कितनी है ये 1 टन? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और 1 टन के अंदर अराउंड 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। अब यहां से लेके यहां तक लगभग 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। ये देखो 10 बेस पेयर हमने बना दिए हैं। और ये जो बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इन बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इन बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस होगी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर। तभी तो 0.34 नैनोमीटर इंटू 10 बेस पेयर क्या बन जाता है? ये 1 टन में कितनी लेंथ बन जाती है? 3.4 नैनोमीटर बन जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या पढ़ा हमने कि इसकी विड्थ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से कितना दूर होता है? ये विड्थ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है ये? 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉन है। फिर क्या बताया कि 1 टन जो होता है वो कितना लंबा होता है? 3.4 नैनोमीटर का 1 टन होता है। और हर टन में, 1 टन में लगभग कितने अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और हर बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस प्रेजेंट होती है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये बताया। राइट हैंडेड होता है हमेशा हेलिक्स, एंटी पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। और क्या बताया था इन्होंने कि ये जो डीएनए है इसके अंदर एडेनिन जो है किसके साथ पेयर करता है? थाइमीन के साथ पेयर करता है। और जो ये पेयरिंग कर रहा है इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और साइटोनिन किससे पेयर कर रहा होता है? ग्वानिन के साथ। और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सॉरी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। ठीक है, इन्होंने ये बताया। क्लियर है यहाँ तक? एसिडिक नेचर का हमारा डीएनए है। हमने इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें पढ़ ली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक बार हम एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। देखो बेस कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? ये पढ़ लिया था ना हमने कि एसिडिक प्रेजेंट होता है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। एक तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन से इन्होंने डीएनए का मॉडल बना दिया। दूसरा क्या दिया इन्होंने? शारगेफ रूल दिया इन्होंने। शारगेफ रूल समझ आ गया आप लोगों को? शारगेफ रूल क्या कहता है? शारगेफ रूल यही कहता है कि एडिनिन प्लस ग्वानिन अपॉन में साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 1। फिक्स है ये हर ऑर्गेनिज्म में। और इन्होंने क्या बोला? एडिनिन प्लस थाइमिन अपॉन में साइटोसिन प्लस ग्वानिन ये वेरिएबल होता है। ठीक है, ये क्या था हमारा? शारगेफ रूल। ठीक है, ये क्या था हमारा? शारगेफ रूल कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन ये क्या रहेगा? इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, अब एडेनिन जो होता है वो किसके साथ पेयर कर रहा होता है? थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और साइटोसिन किसके साथ पेयर कर रहा होता है? ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, हमारी वेट कितनी है? कितनी वेट बताई थी अभी? 20 एंगस्ट्रॉन की। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर कर रहा है जबकि थाइमिन तो पायरिमिडीन है ना और एडेनिन प्यूरिन है? ठीक है, साइटोसिन पायरिमिडीन है और ग्वानिन प्यूरिन है। ये प्यूरिन प्यूरिन के साथ और पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ पेयर क्यों नहीं कर रहे? भाई साथ में प्रेजेंट है तो साथ में क्यों नहीं पेयर कर रहे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यूरिन
नाम छोटा दर्शन बड़े, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है। और पायरिमिडीन का नाम तो देखो बड़ा है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि पायरिमिडीन प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन बना होता है 9 कार्बन की चेन से, और पायरिमिडीन बना होता है 6 कार्बन की चेन से। ठीक है, अगर यहाँ पे पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से हम जोड़ देते हैं 6 कार्बन का, तो यहाँ पे जो जगह है साइडों में, ये स्पेस बच जाएगा, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रक्चर्स जो होंगी, और यहाँ पे क्या रहेगा, डीएनए के बीच में खाली स्पेस बच जाएगा, और डीएनए जो होगा वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, साइडों में से स्पेस बच जाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम प्यूरिन और प्यूरिन के साथ पेयरिंग करवा दे तो इतनी बड़ी तो विड्थ ही नहीं है जितना ये प्यूरिन और प्यूरिन 19 और 9 और 9 18 कार्बन की स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आ पाए, इतनी बड़ी तो विड्थ ही नहीं है। यहाँ पे तो कितनी आ सकती हैं, 15 कार्बन की स्ट्रक्चर आ सकती है, फिट हो सकती है, जो पूरी तरीके से स्टेबिलिटी क्रॉस करे। लेकिन यहाँ पे देखो, पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ पेयर करता है तो स्ट्रक्चर छोटी बनाता है, स्पेस रह जाता है, तो भी स्टेबल नहीं है। अगर प्यूरिन प्यूरिन के साथ पेयर करता है, स्ट्रक्चर बड़ी हो जाती है, तो भी स्टेबल नहीं रहेगा डीएनए। इसलिए क्या किया जाता है, प्यूरिन किसके साथ पेयर कर रहा होता है, पायरिमिडीन के साथ। क्लियर है यहाँ तक? और जो डीएनए होता है ना, वो स्टैकिंग पोजीशंस में, स्टैकिंग कंडीशंस में रखा होता है। स्टैकिंग पोजीशन क्या होती है, जैसे एक टर्न ये यहाँ हुई है, अगली टर्न इसके जस्ट नीचे लपेटी जाएगी, और अगली टर्न इसके जस्ट नीचे इस तरीके से ऐसे आ जाएगी। कैसे? जैसे एक किताब दूसरी किताब के ऊपर अगर हम रखते हैं, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, स्टैकिंग पोजीशन, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? स्टैकिंग कंडीशंस में होते हैं। ओके, लेट्स रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। The proposition was also based on observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine, guanine and cytosine are constant and equal 1. ये बोला था कि क्या होता है, एडिनिन प्लस गुआनिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन हमेशा 1 रहेगा। एडिनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो रेशियो है वो भी 1 रहेगी, लेकिन ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएबल रहेगी। मानो किसी के अंदर ज्यादा है ये रेशियो, ठीक है, मानो 15 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, किसी के अंदर 16 बेस पेयर प्रेजेंट है, किसी के अंदर 17 बेस पेयर प्रेजेंट है, सबके अंदर अलग अलग रहेगी। लेकिन ये बात कंफर्म है, अगर यहाँ पे 3 एडिनिन है तो उसके सामने 3 थाइमिन ही होंगे, ये रेशियो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगी। अगर किसी के अंदर 7 साइटोसिन है तो उसके सामने 7 ग्वानिन ही रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इक्वल टू 1 रहेगी रेशियो। ओके, अब क्या बताया है, बेस पेयरिंग confer a very unique property polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. complementary का मतलब क्या है, अगर इधर 5 स्ट्रैंड है तो इधर क्या रहेगा, 3 स्ट्रैंड रहेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, और एडेनिन के साथ थाइमिन पेयर करके उसको कॉम्प्लीमेंट्री कर देगा। सीक्वेंस इन स्ट्रैंड इज नोन एज द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। मानो अगर हमारे पास ये एक डीएनए है और इसके अंदर मैं तुम्हें बता दूं कि इधर एडिनिन है, तो तुम सामने वाले स्ट्रैंड के ऊपर क्या सीक्वेंस होगी ये तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, कि एडिनिन के साथ कौन पेयर करेगा, थाइमिन पेयर करेगा। अगर मैं इधर वाले साइटोसिन बता दूं तो इधर कौन पेयर करेगा, ग्वानिन बता देगा। इधर ग्वानिन है तो इधर कौन पेयर करेगा, साइटोसिन बता देगा। तुम बता सकते हो ना, प्रेडिक्ट कर सकते हो सामने वाले स्ट्रैंड की, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की आप सीक्वेंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए act as template for synthesis of a new strand, the double-stranded DNA thus produced would be identical to parental DNA molecule. Because of this, the genetic implementation structure of DNA became very clear. कह रहा है कि डीएनए जो होता है उसका हर स्ट्रैंड क्या कर सकता है, टेम्पलेट की तरह कर सकता है। ठीक है, और अगला जो स्टैंड बनेगा वो बिल्कुल कैसा बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। मानो ये वाला स्टैंड है हमारा, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, कि ये एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है,
अगर इसके ऊपर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन ऐसी पेयरिंग है तो अगला जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। इसके खिलाफ अगर हम एक नया स्ट्रैंड बनाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है, ओके। क्या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के डीएनए के बारे में बताया था, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर फॉस्फेट की, और बेस कहाँ प्रोजेक्टेड होते हैं, इनसाइड। ये देखो इनसाइड, शुगर फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, और जो बेस नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं वो कहाँ है, अंदर की साइड लटके हुए हैं। ये देखो अंदर की साइड लटके हुए हैं। ठीक है, ये बता रखा है। टू चैन एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होती है, क्योंकि एक चैन अगर 5 to 3 प्राइम की है तो दूसरी चैन कैसी होगी, 3 to 5 की। बेस जो होते हैं वो पेयर कर रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, बेस पेयर बनाने के लिए। एडेनिन पेयर किससे कर रहा होता है, थाइमिन के साथ। और कैसे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ग्वानिन है वो किसके साथ पेयर कर रहा होता है, ग्वानिन साइटोसिन के, और कैसे बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसकी वजह से प्यूरिन जो होता है वो किसके अपोजिट में आता है, पाइरीमिडीन के अपोजिट में आता है। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती है इसके अंदर और हेलिक्स के अंदर। ठीक है, द टू चैन आर कोल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। कैसे कैसे कोल्ड होती है, राइट हैंडेड में। इनके बीच की जो पिच होती है, एक टर्न की जो पिच होती है कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। और इसके अंदर रफली 10 बेस पेयर होते हैं, और हर बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 0.34। देखो यहां से लेके यहां तक का ये क्या है, एक टर्न है। ये कितनी डिस्टेंस रहेगी, कितनी पिच रहेगी इसकी, 3.4 नैनोमीटर। और ये बेस पेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी, 0.34 नैनोमीटर। और लगभग लगभग कितने बेस पेयर मिलेंगे आपको एक टर्न के अंदर, 10 बेस पेयर। ठीक है, रफली आइडिया है ये। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अनदर। देखो ये वाला जो प्लेन है ये किसके ऊपर टिका हुआ है, अगले वाले के ऊपर टिका हुआ है, एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग होती है। बेस पेयर भी कैसे टिके हुए हैं, देखो सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी के अंदर लगे होते हैं डंडे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, स्टैकिंग पोजीशन होती है। ठीक है, कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, ताकि जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कैसा रहे, स्टेबल रहे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, जो डीएनए जो होता है वो क्या करता है, डीएनए अपनी ही एक कॉपी बनाता है। डीएनए से अपनी ही एक कॉपी बनाता है। सेल डिवीजन के टाइम पे जब एस फेज होता है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, डीएनए की कॉपी बन रही होती है। कौन से फेज में, एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस का मतलब ही बनाना होता है, तो क्या बन रहा है वहां पे, डीएनए बन रहा है। डीएनए से डीएनए बन रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। अब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहेंगे, सेंट्रल डोग्मा। लेकिन अगर आरएनए बनने के बाद वापस डीएनए बनाना हो तो हम इसको कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से प्रोटीन तक की फॉर्मेशन को तो हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा। अगर आरएनए से वापस डीएनए बनाने लग जाए हम, इसको हम कहेंगे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये हम कल की क्लास में करेंगे।